जी हाँ दोस्तों, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आपके अपने प्यारे YouTube चैनल नर्सिंग जॉब अपडेट पर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी व्यूअर्स के लिए एक बार फिर से आज की स्पेशल जो की पॉइंट क्लास है आपकी 6 नंबर यहाँ पे रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस 5 क्लासेस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है। आज की आपकी क्लास नंबर 6 यहाँ पे रहने वाली है। क्लियर चीज़ है। तो आज की इस क्लास के अंदर आप पीडियाट्रिक नर्सिंग के वो हर एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल आप सभी के लिए रहने वाला है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को कैरी ऑन करते हैं। यदि आप दोस्तों आरआरबी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं और दोस्तों ओल्ड पेपर के साथ में तैयारी करना चाहते हैं तो नर्सिंग एजुकेशन लेकर आए हैं आप सभी के लिए आरआरबी के ओल्ड पेपर एंड स्पेशल नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट, जिसमें आरआरबी का पूरा सिलेबस कवर किया गया है। यदि आप परचेज करना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगा, मात्र 250 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। जिसमें दोस्तों बात करें तो 257 पेज की आपको नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट मिलेगी, जिसमें नर्सिंग का हर एक सब्जेक्ट कवर किया गया है। जैसे कि अभी मैं पीडियाट्रिक नर्सिंग का आपको एमसीक्यू जो की पॉइंट करवा रहा हूँ, वैसे हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक में से वो हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो कवर किया गया है, जो आपको एग्जाम्स के अंदर हेल्पफुल रहने वाला है। वो आप परचेज कर सकते हैं। कैसे परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर रखे हैं नर्सिंग एजुकेशन टीम के, तो आप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का फर्स्ट की पॉइंट। लास्ट क्लास में अपने डिस्कस कर लिए थे। आज 34 नंबर की पॉइंट यहाँ पर रहने वाला है। मिनिमम एरिया प्रोवाइडेड टू इन्फेंट इन हॉस्पिटल इज 100 स्क्वायर फीट और 10 मीटर स्क्वायर। क्लियर चीज़ है। यहाँ पे दोस्तों आपको एरिया बताया गया है कि इन्फेंट को हॉस्पिटल के अंदर कितना स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए। तो दोस्तों बात करें तो 100 स्क्वायर फीट का एरिया और 10 मीटर स्क्वायर का कहीं ना कहीं आपको स्क्वायर फीट का एरिया कहने के रिक्वायर्ड होता है एक इन्फेंट को हॉस्पिटल के अंदर। क्लियर चीज़ है। तो ये आपकी बेसिक चीज़ है, आपको आना बहुत ही जरूरी यहाँ पे रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट वन पॉइंट की ओर मूव करते हैं। ब्रेडी ब्रेकी डायलेशिया इज एबनॉर्मल शॉर्टनेस ऑफ फिंगर एंड टॉयज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लिखकर रखा है कि ब्रेकी जो आपका डेक्टाइलिया, जी हाँ दोस्तों प्रोनाउंसिएशन में मुझे दिक्कत आ रही है, आप भी यहाँ पे रीड कर सकते हैं। इज एबनॉर्मल शॉर्टनेस ऑफ फिंगर्स एंड टॉयज। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी शॉर्टनेस आ रही है किसके अंदर, फिंगर के अंदर एंड टॉयज के अंदर, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ब्रेकीडेक्टाइलिया। ब्रेकीडेक्टाइलिया क्लियर चीज़ है। अब दोस्तों आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ये आपको एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है कि आपकी जो फिंगर एंड टॉयज की एबनॉर्मलिटी आ रही है, शॉर्टनेस आ रही है, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। ट्रायोसोमी 21 ऑल्सो कॉल्ड डाउन सिंड्रोम एंड मंगोलियम। जी हाँ दोस्तों, बात करें यहाँ पे ट्रायोसोमी का पूछा गया है। ट्रायोसोमी आपका 21 है, उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो डाउन सिंड्रोम का पूछा जाता है कि डाउन सिंड्रोम आपकी कौन सी कहीं ना कहीं ट्रायोसोमी की वजह से होता है। तो उसमें आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं ट्रायोसोमी 21, ट्रायोसोमी 18 या फिर ट्रायोसोमी XYZ। कोई भी दे दे तो आपको यहाँ पे आंसर करना है। डाउन सिंड्रोम के लिए हमेशा ट्रायोसोमी 21 कहीं ना कहीं कोज करता है। क्लियर चीज़ है। और मंगोलियन भी कोज करता है या फिर ऑल्सो नॉन बोल सकते हैं ट्रायोसोमी 21 को। क्लियर चीज़ है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट वन यहाँ पे रहने वाला है 37 नंबर जो की पॉइंट है G6PD। जी हाँ दोस्तों, डेफिशिएंसी पूछा गया है तो इसकी फुल फॉर्म क्या रहने वाली है, नोट कर लें आप सभी लोग। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज जी हाँ दोस्तों, ये बात करें तो एक एंजाइम है जो प्रोटेक्ट करता है रेड ब्लड सेल्स होती है जो आपके आरबीसी, उसको हार्मफुल सब्सटेंस से कहने के प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि G6PD डेफिशिएंसी कोज प्री मेच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी। जी हाँ दोस्तों, जो आरबीसी के डिस्ट्रक्शन को कहीं ना कहीं जो प्री मेच्योर होता है उसकी डेफिशिएंसी को कहने की कोज करता है। क्लियर चीज़ है। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं दोस्तों। एंटीरियर फॉन्टानेल इज द डायमंड शेप। जी हाँ दोस्तों, एक होता है आपका एंटीरियर फॉन्टानेल, एक होता है पोस्टीरियर फॉन्टानेल। तो इन दोनों से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स के अंदर बनते हैं दोस्तों। एंटीरियर फॉन्टानेल आपका किस शेप का होता है, डायमंड शेप का होता है। वहीं यदि आपको पोस्टीरियर जो फॉन्टानेल पूछा जाता है तो आपका किस शेप का होता है, ट्राईएंगुलर शेप का होता है। क्लियर चीज़ है। ट्रायंगुलर शेप का आपका हो गया पोस्टीरियर फॉन्टानेल और एंटीरियर आपका डायमंड शेप का हो गया है। ये क्लोज कब होता है तो आपको पूछा जाए तो यहाँ आपका राइट आंसर रहने वाला है कि 9 to 18 मंथ, या फिर एक आंसर आपको पूछा जाता है तो 18 मंथ आपका यहाँ पे
राइट आंसर रहने वाला है। दैट मीन्स 1.5 ईयर के अंदर आपका एंटीरियर फॉन्टानेल वो क्लोज होता हुआ देखने को मिलेगा। यदि दोस्तों बात करें पोस्टीरियर फॉन्टानेल आपका कब क्लोज होता है, तो आपका पोस्टीरियर वो फॉन्टानेल है वो 1.5 महीने के अंदर आपको क्लोज देखने को मिलता है, 1.5 मंथ, या फिर 6 to 8 वीक भी कंसिडर आप कर सकते हैं। क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट वन बात करें की पॉइंट की और मूव करते हैं दोस्तों। फोरामेन ओवल इज द टेम्परेरी ओपनिंग बिटवीन द बोथ एट्रिया ऑफ द हार्ट। जी हाँ दोस्तों, बात करें जो आपका हार्ट का एट्रियम है, जो एट्रिया है दोनों साइड का, उसके बीच में दोस्तों बात करें तो एक टेम्परेरी आपकी ओपनिंग देखने को मिलती है। उसको दोस्तों क्या बोलेंगे अपन, फोरामेन ओवल बोलेंगे। ये दोस्तों बात करें तो जन्म के टाइम में आपकी जो ओपनिंग देखने को मिलती है उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, फोरामेन ओवल बोलते हैं। जो दोनों एट्रिया के बीच में एबनॉर्मली बात करें तो आपकी ओपनिंग देखने को मिलती है, उस कंडीशन को फोरामेन ओवल बोलते हैं। वो दोस्तों बात करें तो आपका आफ्टर बर्थ कहीं ना कहीं क्लोज हो जाती है। ये नॉर्मल कंडीशन होती है फोरामेन ओवल। यदि क्लोज नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपको कंजेनाइटल प्रॉब्लम के अंदर कंसिडर कर लेता है। क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट वन दोस्तों बात करें 40 नंबर की पॉइंट रहने वाला है कि नॉर्मल जो कैपिलरी रिफिल टाइम होता है इज लेस देन 2 सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल जो आपका पूछा गया है कि कैपिलरी रिफिल टाइम होता है वो कितना आपका यहाँ पे रहने वाला है, तो बात करें तो लेस देन 2 सेकेंड आपका यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट वन की पॉइंट की और मूव करते हैं दोस्तों। आपका 41 नंबर की पॉइंट रहने वाला है कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। जी हाँ दोस्तों, TOF टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट इज अ कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन है ऑफ हार्ट एंड द ग्रेट ब्लड वेसल्स। जी हाँ दोस्तों, जो आपका TOF है कहीं ना कहीं आपका ये क्या है, एक कंजेनाइटल प्रॉब्लम होती है, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन होता है हार्ट का और ग्रेट ब्लड वेसल्स, जिसके अंदर दोस्तों आपको कहीं ना कहीं अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसके अंदर देखने को मिलती है। टोटल बात करें तो 4 प्रॉब्लम्स आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट वन दोस्तों पॉइंट आपका रहने वाला है कि क्राइंग विल इंक्रीज वर्कलोड ऑन द हार्ट पोस्ट ऑपरेटिवली एंड मे कोज हाइपोक्सिया। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं क्राइंग विल इंक्रीज वर्कलोड। जी हाँ दोस्तों, जब बेबी क्राइंग करेगा उस टाइम कहीं ना कहीं हार्ट पे वर्कलोड कहीं ना कहीं आपका इंक्रीज होगा, तो पोस्ट ऑपरेटिवली आपको कहीं ना कहीं मे बी हाइपोक्सिया की कोज कंडीशन कर सकता है। क्लियर चीज़ है। तो उसके लिए आपको प्रिकॉशन रखना बहुत ही जरूरी है, क्राई नहीं करने देना है। ठीक है। क्लबिंग ऑफ द नेल्स इज द कॉमनली फाइंडिंग इन द साइनोटिक हार्ट डिजीज। जी हाँ दोस्तों, जो साइनोटिक हार्ट डिजीज होती हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको क्लबिंग ऑफ नेल्स कहीं ना कहीं कॉमनली फाइंडिंग देखने को मिलती है। क्लियर चीज़ है। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट सॉरी चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की और मूव करते हैं दोस्तों। नर्सिंग एजुकेशन की पॉइंट बुकलेट आप परचेज कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर रखे हैं, वहाँ पे दोस्तों आप मैसेज करके कहीं ना कहीं परचेज कर सकते हैं। मात्र दोस्तों 250 आपकी प्राइस रहने वाली है, या फिर आप सभी लोग व्हाट्सअप नंबर एक बार मेंशन नोट कर लें, 9351609780। इस पर दोस्तों ऑनली आप व्हाट्सअप DM करें। जब भी हमारे टीम मेंबर फ्री होंगे तब आपको रिप्लाई कर देंगे। और आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं RRB के ओल्ड पेपर सेपरेट भी मिल जाएंगे, उसके लिए अलग प्राइस रहेगी। और यदि RRB की बुकलेट प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी आपको अलग से सेपरेट मिल जाएगी। यदि आप दोनों साथ में परचेज करना चाहते हैं तो मात्र 250 रुपीज़ के अंदर आपको कहीं ना कहीं अवेलेबल हो जाएगी। क्लियर चीज़ है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट पॉइंट। र्यूमेटिक फीवर इज कॉज्ड बाय द। जी हाँ दोस्तों, र्यूमेटिक फीवर कौन सा बैक्टीरिया कोज करता है, तो ग्रुप A बीटा हिमोलाइटिक स्टेप्टोकोकस। जी हाँ दोस्तों, ये आपका बार बार एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 स्टार क्वेश्चन से आप लगा लें, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि र्यूमेटिक फीवर को कौन कोज करता है, तो ग्रुप A बीटा हिमोलाइटिक स्टेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होता है वो कहीं ना कहीं कोज करता है र्यूमेटिक फीवर को। क्लियर चीज़ है। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। र्यूमेटिक फीवर इज इन्फ्लामेटरी ऑटो इम्यून डिजीज दैट अफेक्ट द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द हार्ट एंड जॉइंट। जी हाँ दोस्तों, मेनली बात करें तो ये रोमेटिक फीवर आपकी इन्फ्लामेटरी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। कैसी डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है जो अफेक्ट करती है, किसको अफेक्ट करती है, मेनली बात करें जो कनेक्टिव टिश्यू है किसका, हार्ट और जॉइंट का, उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। क्लियर चीज़ें हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आपको आनी जरूरी है। पूछा जा सकता है कि जो रोमेटिक फीवर है कैसी डिजीज है, तो ये एक प्रकार की आपकी इन्फ्लामेटरी ऑटो इम्यून डिजीज देखने को मिलती है, ऑटो इम्यून डिजीज है। क्लियर चीज़ है। मिट्रल वाल्व इज मोस्ट कॉमनली, नेक्स्ट आपका पॉइंट रहने वाला है कि मिट्रल वाल्व मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड हार्ट वाल्व इन रोमेटिक फीवर। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें दोस्तों रोमेटिक हार्ट का पूछा जाता है कि हार्ट का कौन सा वाल्व अफेक्ट होता है। आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया कि हार्ट को अफेक्ट करता है
और जॉइंट्स को अफेक्ट करता है रूमेटिक फीवर के अंदर। क्लियर चीज़ें। तो कहीं ना कहीं इनमें से हार्ट के अंदर कौन सा कॉमनली वॉल्व है वो अफेक्ट होता है, तो आपका मिट्रल वॉल्व है वो कहीं ना कहीं मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। क्लियर चीज़ है। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। 3C आपको देखने को मिलते हैं, कफिंग, चॉकिंग, साइनोसिस। ये दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, आपको टेट्रोलॉजी ऑफ द ट्रेक्यू इसोफेगस के अंदर जो आपको फिस्टूला देखने को मिलता है, ट्रेक्यू इसोफेगस, इसोफेजियल फिस्टूला, टीईएफ के अंदर दोस्तों बात करें तो 3C आपको साइन देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपको कफिंग देखने को मिलेगी, चॉकिंग देखने को मिलेगी और साइनोसिस देखने को मिलेगा। ये आपको 3C साइन याद होना बहुत ही जरूरी यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर चीज़ है। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। लैक्टुलोज इंटॉलरेंस इज एन इनएबिलिटी टू digest milk and the some dairy products, lactose containing products ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द लैक्टोज। जी हाँ दोस्तों, कहने के आपके जो लैक्टोज इंटॉलरेंस आपको देखने को मिलता है वो इनएबिलिटी ऑफ द डाइजेस्ट मिल्क को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, सम जो डेयरी प्रोडक्ट्स होता है उसकी वजह से आपको देखने को मिलता है। क्लियर चीज़ है। जिसके अंदर बात करें तो लैक्टोज की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। फिनाइल कीटोयूरिया PKU इज कंजेनाइटल और ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका बनता है कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है ये। क्लियर चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। कंजेनाइटल डिजीज है एक तरह की कंजेनाइटल ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज विच बॉडी फेल टू द मेटाबोलाइज द एमिनो एसिड फिनाइलिन टू ट्रायोसिन। जी हाँ दोस्तों, फिनाइल कीटोयूरिन एक तरह की आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है जो कहीं ना कहीं फेल होती है मेटाबोलाइज करने में, किसको, जो एमिनो एसिड होता है फिनाइलेलिन टू द ट्रायोसिन। क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट वन आज के सेशन का यहाँ पे की पॉइंट रहने वाला है कि सीलियक डिजीज इज द ग्लूटेन प्रोटीन इंटॉलरेंस डिसऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी ग्लूटेन प्रोटीन होती है उसका मेन बात करें तो इंटॉलरेंस की वजह से जो डिसऑर्डर देखने को मिलता है उसको सीलियक डिजीज बोलते हैं। तो सीलियक डिजीज में आपकी ग्लूटेन प्रोटीन है वो कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे अफेक्ट रहने वाली है। कहीं ना कहीं ये प्रोटीन है वो अफेक्ट देखने को मिलती है सीलियक डिजीज के अंदर। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर इतने ही की पॉइंट डिस्कस करेंगे। आने वाले अपकमिंग हर एक इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर और इम्पोर्टेंट पीडियाट्रिक्स के जो MCQ है, जो आपके की पॉइंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आज से आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस बनने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।